अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 66 न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, जो इतलात आ रही हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि प्रोग्राम का नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि कानून ना सिर्फ अंधा होता है बल्कि इसके हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या डेवलपमेंट हुई, खासकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो कुछ नाखुशगवार किस्म की इतलात आ रही हैं, उस हवाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और अदील सरफराज साहब। हैपनिंग ऐसी हुई है जिसका अजीबो-गरीब एक काम सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है कि बंदा सोच भी नहीं सकता था। अदील सरफराज साहब वहाँ मौजूद थे। कोर्ट किया जा रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब को आमना मलिक के हवाले से, जो दरखास्त गुजार थी, जो शिकायत कुनिंदा थी जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ, कि उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात दी थी और जस्टिस सरदार तारिक को ओहदे से हटाने की सदा की थी। उन्हें आज काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। तो अदील साहब, ये क्या इत्तलात आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? क्या हुआ जुडिशल काउंसिल के इजलास में ऐसा? सर, आज बेसिकली तो जो इजलास हुआ है, इस इजलास में बुलाया गया था उन शिकायत कुनंदगान को जिन्होंने ये शिकायत फाजिल जजेस के खिलाफ दायर की थी। ना सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत कुनंदा, क्योंकि एक थी आमना मलिक साहिबा, उनको बुलाया गया था ज़ाती हैसियत में। और बताया यही जा रहा है, ज़रा यही दावा कर रहे हैं कि उनको काफ़ी ग्रिलिंग का सामना करना पड़ा है, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। जहाँ तक बात है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, वो तो बताया ये जा रहा है कि उसमें एज अ मेंबर नहीं शामिल हुए क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत थी। उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह थे। मगर अब जब बाहर निकली हैं आमना मलिक साहिबा, एक तो खबर ये मिली कि उनके खिलाफ जो शिकायत थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया गया है और ये मुतफ़िका फ़ैसला है, यानी इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस अमीर खान भट्टी भी शामिल हैं इस फैसले में। दूसरी जानिब जो आमना मलिक साहिबा हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि उनको ना सिर्फ सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है बल्कि उनको हिरासा भी किया गया है। और यहाँ तक उनको कहा गया है कि आप हमें ये बताएं कि आपको ये दस्तावेज़ात मिली कहाँ से हैं, और अगर आप ये नहीं बताएंगी तो आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। और दूसरा बात, अभी मैं अमानत किशकोरी का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने ये बात लिखी है कि उनको यहाँ तक कहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि अगर आपने हमारे इन सवालात का जवाब नहीं दिया तो हम आपको वहाँ भिजवा देंगे जहाँ से आप वापस भी नहीं आ सकेंगी। और ये अब बड़ी हैरानकुन और तबाहकुन सूरत हाल बन चुकी है कि एक फाजिल जज हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर उनकी जानिब से ये बात की गई है, क्योंकि अभी ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमें एक दूसरी पार्टी आकर बता रही है कि मेरे साथ ये सलूक रवा रखा गया है। अगर उनकी बात को हम मुकम्मल तौर पर यकीन उस पर ना भी करें तो ऑब्वियसली सर थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बाहर निकल कर वो बता रही हैं, हो सकता है उन्होंने जो शिकायत दर्ज की हो, हम जज नहीं हैं, मगर हो सकता है उनकी उस शिकायत के अंदर इतनी आप कह सकते हैं वर्थ ना हो, उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रांग ना हो नहीं तो बल्कि सिंपल है, खारिज कर दें फिर। ये खारिज कर दें समी इस साहब, तरह की जो ये ग्रिलिंग है हिरासा ये। करने में नहीं आता ये कि आपको यहाँ भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया हुआ है, अमानत किशकोरी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि ये लैंग्वेज उनके साथ यूज की गई है। आपका मतलब है मरियम नवाज खान जो जियो मरियम की नवाज रिपोर्टर खान है। जियो न्यूज की जो रिपोर्टर है। ठीक हाँ है, जी। मैंने कहा शायद आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, क्योंकि आजकल तो काजी फ़ाइज़ा के साथ यूं गठजोड़ है नून लीग का। देखें, मेरे नज़दीक, मैं कोई कानून नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मेरे नज़दीक आज दो जुर्म सरजद हुए हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के दौरान। एक तो जब कोई बंदा ये कहता है कि जब तक आप हमें नाम नहीं बताएंगे हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, मेरे ख्याल में, मेरे मुताबिक तो वो उस वक्त बंदा यरगुमाल बना लिया जाता है और फिर जितना अरसा वो वहाँ पर मौजूद रहा उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उसकी हैसियत एक यरगुमाली किसी है। लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं वो इसको यही कह रहे हैं कि जी आप इसको ये कह सकते हैं कि यरगुमाल बनाने की धमकी दी गई, उनको यरगुमाल नहीं बनाया गया। अच्छा, दूसरा जो जुर्म है ये कहना कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ से तुम वापस नहीं आ सकोगी, इसका मतलब है किसी की विल के ख़िलाफ़ उसको कहीं पर ले जाना, उसको किडनैप करना है। तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दो जुर्म किए हैं, और वो हैं एक तो उनको किडनैपिंग और दूसरा उनको वहाँ पर हॉस्टेज बनाना। ये दो सिचुएशंस थी, उसके बीच में आमना मलिक साहबा रहीं और जो बाकी दूसरे जजेस हैं जो, अब ये देखिए ये एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यही मैं कहने लगा था कि बाकी जजेस क्या कर रहे थे, किसी ने उनको बेल आउट ने किया? अदिल, ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक जुडिशल फोरम नहीं है, एक इंतजामी बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, तहकीकात करती है कि शिकायत दुरुस्त है या नहीं। इस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो वहाँ बतौर चीफ जस्टिस नहीं बल्कि बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठे हुए थे। क्या आमना मलिक साहिबा हब्से बजा में रखने की या कोई हिरासत करने की, कोई FIR वगैरह कटवा सकती हैं? कानून क्या कहता है इस हवाले से?
सर ऑब्वियसली अगर किसी को हिफ्ज़ बेजा में रखा गया है तो उनके पास रेमेडी मौजूद है, वो इसको चैलेंज कर सकती हैं। मगर यहाँ पर बात थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह है कि आमना मलिक साहिबा अभी ये फरमा रही हैं कि वो तो अपना केस जो है वो प्लीड करेंगी और मुख्तलिफ फोरम्स पर उन्होंने तो कहा है कि मैं मीडिया पर जाकर बताऊंगी कि मेरे साथ कैसा सलूक वहाँ पर रवा रखा गया है। और ये अभी आपने एक राइटली सो पॉइंट आउट किया है मामला के दीगर जजेस या दीगर जो मेंबरान थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो क्यों हैरान कुन तौर पर खामोश थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो एक केस आ रहा है हमारे सामने, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अभी देखना होगा कि दूसरी साइड पे क्या वर्जन आता है। हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया हो, मगर बावजूद इसके जितना भी एग्जैजरेट कर ले, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये तो तरीकाकार नहीं है। और ये तरीकाकार हमने अक्सर औकात कमरा अदालत के अंदर जहाँ पर ओपन कोर्ट में समाअत होती है वहाँ पर भी अक्सर वकला के साथ देखा है कि चीफ जस्टिस अक्सर जो अपना उनका एक टेम्पर है उसको लूज करते हैं। और एक खातून के साथ मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा, मैं खुद आपका वीलॉग सुन रहा था, आप फरमा रहे थे कि वो जो उन्होंने अटर्नी जनरल साहब के मुंह में बातें डालकर लिख दी हैं, दर हकीकत वो खुद ये चाह रहे थे कि जो TORs हैं उसमें फैज़ाबाद धरना केस में ये चीज़ आए कि पता लगाया जाए कि जनाब ये किसके कहने पर रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई थी। और उन्होंने वो जो बातें खुद कहीं, और जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये समझ लिया कि ये चाहते हैं जज साहबान, और कहा कि मैं इसको TOR में शामिल कर लूँगा, लेकिन जब फैसला लिखा गया तो उस फैसले में वो सारी की सारी बातें ऐसे बयान की गई जैसे ये अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से आया था। तो ये भी सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है कि अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका जब फैसला काजी फायज़ ईसा साहब लिखवाते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जो जजेस खुद चाह रहे होते हैं, बेंच खुद चाह रहा होता है, वो दूसरा जो सामने वाला बंदा है उसके मुंह में डाल के कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। सर लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ आप नहीं कर सकते ना, दीगर इससे कबल जो भी करे, हमारा तो कोई इस लिहाज से ये है कि यहाँ पर बदकिस्मती के साथ ये होता आ रहा है और तवील अरसे से हो रहा है। आज यहाँ पर काजी फायज ईसा साहब ने ये जो आपने मिसाल दी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, बल्कि जुल्करनैन साहब कोर्ट में मौजूद थे कि अभी ये TOR जब हमारे पास आए समाअत शुरू होने से पहले, तो हमने देखा कि उसमें वो TOR शामिल नहीं है जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता समाअत पर अपने ऑर्डर के अंदर सजेस्ट किया था। तो मेरे साथ वहीद मुराद साहब बैठे थे, मैंने कहा इस एक TOR के ऊपर तो सवाल उठ सकता है, चीफ जस्टिस कह सकते हैं कि शामिल क्यों नहीं किया। वो सवाल तो उन्होंने उठाया, मगर उसके बाद ये ज़रूर कहा कि हम नहीं कह रहे, आप खुद अगर चाहें तो ये कर लें। और बार बार इस बात को कहना, इसका मतलब यही था कि वो उनका कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे थे और ऑर्डर में भी उन्होंने फिर उनका कंधा इस्तेमाल किया, जो कि मुझे लगा कि गैर ज़रूरी था। चीफ जस्टिस अगर खुद भी कह देते तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। अच्छा आदिल, ये बताएं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा मामले को लेके चलते हैं। बात ये कि आपको लगता है कि मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो दरखास्त गुजारान की एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी, 10 लोगों को बुलाया गया था, 10 शिकायत कुनिंदा थे, इतलात के मुताबिक सिर्फ 2 ही आए हैं, क्या 8 भाग गए हैं या बाकी भी 8 की कितने लोग उनमें से आए हैं, हाजिर हुए हैं, कुछ इतलात है इस वाले? नहीं, अभी तक इसकी इतला नहीं है, क्योंकि हम लोग उस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद नहीं थे जब ये लोग एंटर हुए हैं। हम लोग बहुत से हम जानते भी नहीं है, पर्सनली शक्लों से नहीं जानते, शायद ये भी नहीं जानते। आमना मलिक साहिबा तो खुद आकर मीडिया वालों को मिली थी कि मैं जा रही हूँ, और वो तो बड़े जोश में थी, उन्होंने कहा था कि मैं वापस आकर आपसे बात भी करूंगी, मगर उनको काफ़ी वहाँ पर टफ टाइम मिला। दीगर अभी क्योंकि वक्फा हुआ था और अब दोबारा से इजलास की कार्रवाई चल रही होगी, जब तक ये वीडियो चलेगी शायद खत्म भी हो जाए। असूलन तौर पे तो क्या उनसे भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले नकवी साहब के खिलाफ? सर ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। मैंने अभी असनात मलिक साहब के व्लॉग में ये बात की है। मैंने कहा कि वो जो शिकायत उस वक्त दायर की गई थी, और बहुत से लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अरेंज कर रहा था उन लोगों की, तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, दीगर फाजिल जजेस की जानिब से, कि उन्होंने जो दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे हैं रिकॉर्ड पर, उनको उन तक रसाई कैसे मिली थी या उन तक किसने पहुँचाए थे। ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल और समीर साहब, बाज़ रेफरेंसेस जो दायर हुई हैं, शिकायत जो दायर हुई हैं, कुछ तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से कोर्ट रिपोर्टर्स को भिजवाई गई थी कि यार ये नया आ गया, ये नया आ गया। दिल साहब को भी व्हाट्सएप पे आई हुई है, काफ़ी इनके रिकॉर्ड में भी हैं, वो चाहें तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन दिखाना मुनासिब नहीं होता। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बेसिकली सारा ये डर्टी गेम है। और वो जो कल जो कुछ काजी फायज़ ईसा साहब जिस पर कह रहे थे कि ये गलत है, आज उनके मुखालिफिन उस साइड पर बैठ गए, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है। ये जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत चल रही है, ये इंतहाई गैर मुनासिब है और इससे पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। अगर हमें आगे बढ़ना है ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये चीज़ सारी ख़त्म करना पड़ेगी आपको।
और अक्रॉस द बोर्ड अगर कोई अकाउंटेबिलिटी है तो उसमें तो फिर सारे के सारे फारिग हो जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तो ये अफसोसनाक है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं बड़ा उनका मद्दाह रहा हूँ, तिलौर पर जो उनका इख्तलाफी नोट था, अब वो चीफ जस्टिस हैं और उधर देखें जाके अभी तिलौर पता नहीं सैकड़ों दर्जनों की तादाद में वो शिकार हो रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए लोग, अब वो कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो मुझे ये लगता है कि जब कोई शख्स अपोजिशन में है या जिस कुर्सी को एस्पायर करता है वहाँ पर नहीं है तो बड़ी असूली बातें करता है, जब वहाँ पर आ जाता है तो ये निज़ाम हमारा इतना गंदा है कि वो उसके हाथ जो है ना उसी रंग में रंगे जाते हैं और फिर वो भी वही करने लग जाता है जिसको माजी में वो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। अच्छा अदील, अब एक बड़ा अहम और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्या है कि हासिल गज़ल जो होता है शेर, वो है मुजाहिद नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तमाम कार्रवाई को अब तक जो हुई है, जो नोटिस इशू हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिए। अब चैलेंज करने के बाद क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कार्रवाई करनी चाहिए? हालांकि अभी वो फिक्स नहीं हुई दरखास्त, अभी उसको नंबर भी नहीं लगा, कमेटी के सामने पेश होनी है। कमेटी का सवाल आपसे अगला पूछूंगा, लेकिन आपको लगता है कि उनको कार्रवाई अब करनी चाहिए? नहीं सर, कार्रवाई तो अब रुक जानी चाहिए। हो सकता है आज जो वक्फे के बाद दोबारा इजलास की कार्रवाई हो वो मौखर भी हो जाए इसी बुनियाद पर, क्योंकि आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अब एक प्रेसिडेंट हमारे सामने मौजूद है जस्टिस काजी फायद ईसा के केस की सूरत में। और इससे कबल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाले केस में जब आइनी दरख्वास्त आ जाती है तो ये तो प्रोसीडिंग हाल्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मामला दूसरी तरफ जाते हैं। हमारी अभी कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये बता रहे हैं कि ऐन मुमकिन यही है कि अब मामला ओपन कोर्ट में ही चलेगा और फिर उसके बाद जो बहस शुरू होगी वो बेंच की कंपोजिशन के ऊपर होगी, कौन सा बेंच उसको सुनेगा। एग्जैक्टली, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नामी जो एक कटा खोला गया है, इसमें समीर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 3 रुकनी कमेटी है जिसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ उनकी दरखास्त को काबिल समाअत होने पर इनिशियल फैसला करके बेंच तश्कील देना है, उसमें वही 3 लोग हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी हैं। उन 3 में से 2 के ऊपर नकवी साहब ने इतराज़ किया हुआ है। अब वो किस किस्म का बेंच तश्कील देंगे? और मज़े की बात, सिर्फ बेंच एक ही तश्कील नहीं देना, बेंच तश्कील होगा, वो बेंच जो भी फैसला करेगा, चाहे वो नकवी साहब के फेवर में करे या खिलाफ करे, जो फरीक जिसके खिलाफ फैसला होगा वो अपील में भी आएगा, वो क्योंकि 184(3) है। तो इतने जज लेके कहाँ से आएंगे? कितना बेंच बनेगा? फुल कोर्ट अगर बन गई फिर तो अपील वैसे ही फारिग हो जानी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनके लिए ये इशू होगा। वैसे मुझे इस पे हैरत है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज वो जो ख़त भी उससे पहले लीक कर दिया गया और मज़ाहिर नकवी साहब के जवाब को सामने रख कर बहस या गुफ्तगू या मशवरा किए बग़ैर ही मुख्तलिफ़ जगहों से नकवी साहब की प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाना शुरू कर दी। तो इतना बायस है, ये इतना बायस है कि इसमें तो कोई इंसाफ की कोई तवक्को है ही नहीं। लेकिन मुझे अभी आने वाले वक्तों में गंद पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, मैं कोई ये सिचुएशन को हल होते हुए नहीं देख रहा। अदील साहब, तानू की लगता है कि फैसला कर लिया गया नकवी साहब को उठाने का, खुद इसलिए डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए ताकि पटिशनर को ये ना कहना पड़े तुमने ये नहीं दिया या वो नहीं दिया? काउंसिल कह सकती है हमने अपने तौर पे इंक्वायरी कर ली, इन्फॉर्मेशन मिलने पे हम कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक, ऑल दो के वही रूल्स हैं जिनको खत में काजी साहब ने और सरदार साहब ने गैर आईनी करार दिया था बंदाल साहब के दौर में। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अभी मेरे लिए तो यहाँ पर राय कायम करना कबल अज़ वक्त है। हो सकता है कि इसका फ़ैसला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ही हक़ में आ जाए। जहाँ तक बात है इस पिटीशन की, तो आपने अपील की बात की, बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। एक और पॉइंट ये है कि अब अपील की रेमेडी दस्तियाब है जो जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में नहीं थी, और जब वो रेफरेंस उनके खिलाफ आया था तो उस वक्त उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अगर फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं तो क्या फुल कोर्ट बनाई जाएगी या फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच? क्योंकि 5 रुकनी से बड़ा बेंच अब बन ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में अपील में भी एक लार्जर बेंच आएगा, उसके लिए भी 7 रुकनी चाहिए होगा। और फिर जो बेंच की कंपोजिशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा तो सीनियर तरीन जो 5 जजेस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह से लेकर नीचे, उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाएगा और उसके बाद फिर अपील में दीगर जूनियर जजेस आएंगे जो सीनियर्स के खिलाफ अपील सुनेंगे। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनने जा रही है आगे। और कंक्लूजन की तरफ आते हैं अब। समीर साहब, क्या लगता है नकवी साहब का फ्यूचर क्या होगा और जुडिशल काउंसिल का, और इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन जो हुआ है उसके नतीजे में तो मुझे नहीं लगता कि नकवी साहब को यहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है और जजेस जो हैं अपने अपने ग्रुप के साथ यूँ स्टिक हुए हैं बज़ाहिर, जो मुझे लगता है। अदील सरफराज साहब, डिक्लेयर्ड असासे हैं नकवी साहब कहते हैं उनके, और सुनने वालों के ऊपर इल्ज़ाम 2 पे तो लगते रहे हैं कि उनके अनडिक्लेयर्ड हैं, क्या कहेंगे?
सर मैं तो ये कहूँगा कि अभी मज़ाहिर नकवी साहब भी जो है ना खुलकर बात नहीं कर रहे, उन्हें भी चाहिए जिस तरह काजी फ़ायज़ साहब थे उनका आप उनकी राय से लाख इख्तिलाफ़ करें, मगर उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि मेलाफाइडी इंटेंट थी और फ़लाँ लोग इसके पीछे हैं जो ज़िम्मेदार हैं इस रेफरेंस के पीछे। अब जो शिकायत हैं, मैं और आप अगर निजी महफ़िल में ये बात कर सकते हैं या इवन ऑन कैमरा कह सकते हैं कि बहुत से लोग थे इन शिकायत के पीछे, ये प्रॉक्सीज़ हैं। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी चाहिए कि खुलकर सामने आए और एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करे, उसके बाद ही मामला किसी तरफ बैठेगा, मुझे ये लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपकी राय का। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल फ़िलहाल तो मज़ाहिर नकवी साहब हैं, वो ज़्यादा अच्छे उनके लिए टाइम आता नज़र नहीं आ रहा। डिपेंड करता है कि जुडिशल काउंसिल किस तरीके से मामले को लेके चलती है, और जो 2 जजेज़ हैं जिन्होंने पहले शो कॉज़ की मुखालफत की थी, उनका आज रवैया क्या होगा, उनका आज मौक़िफ़ क्या होगा, ये असल चीज़ आगे की जो सिमत है उसको तय करेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।